हेलो फ्रेंड, प्री मेड को यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट के चैप्टर में, वो है आज का चैप्टर आपका कूलाम्स लॉ। इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज का जो टॉपिक था वो कवर किया था, जिसके बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट थे, उसको देखा था। और आज हम लोग देखेंगे कूलाम्स लॉ में जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, उनके जो फार्मूलाज होते हैं और जो उनके अप्लाइड क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग देखेंगे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं हम लोग, और बहुत ही ध्यान से देखिए। इनके कुछ जो बेसिक्स हैं वो हम लोग कवर करेंगे और इनके कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ क्या होता है? एक्चुअली जो भी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट। तो चार्ज की प्रॉपर्टी को देखते हुए हम इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट क्या होता है ये आपका माइंड में कब पहले ही होना चाहिए। एक्चुअली हम जो पढ़ रहे होते हैं उसका जो एकदम शॉर्ट समरी होती है वो हमको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें क्या है, एक तो इलेक्ट्रो टर्म है। ओके, इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है, हमारा चार्ज। ओके, दूसरा इसमें वर्ड होता है स्टेट। तो सबसे पहले हमारा माइंड मेकअप होना चाहिए कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, कि हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रोस्टैट का मतलब होता है चार्ज से रिलेटेड वो भी प्रॉपर्टी जो चार्ज की स्टेशनरी के रहते हुए हम देखते हैं। यानी इलेक्ट्रोस्टैट में हम जो भी पढ़ेंगे, चार्ज के बारे में पढ़ेंगे या इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेटेड जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें चार्ज क्या होगा, रेस्ट में होगा। ओके, तो इस बात को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखते हुए अब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैट। तो शुरू करते हैं। तो क्या है कि आपके दो चार्जेस हैं, Q1 और ये Q2 है। ये दोनों क्या है, रेस्ट में है। इनके पास कोई वेलोसिटी नहीं है। ओके, अब इनके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, तो अगर ये चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है और ये चार्ज यहाँ पर, इन दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस हम कहते हैं क्या है, आर है। अगर इनके बीच की डिस्टेंस आर है, अगर ये सिमिलर चार्जेस हैं, हम कहते हैं इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है और इस चार्ज पर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो हमने इससे पहले चार्ज की प्रॉपर्टी में डिस्कस किया है कि जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ओके, और दूसरा चार्ज हम दूसरी कंडीशन देखेंगे। यहाँ पर अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ओके, ये नेगेटिव चार्ज है। तो जब भी दो नेगेटिव चार्जेस होते हैं तो उसके लिए क्या होता है कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, फिर से आर है। तो क्या है कि अगर दो स्टेशनरी चार्जेस हैं जो कि मूव नहीं कर रहे हैं, वो एक दूसरे के पास रखे हुए हैं, उनके बीच कुछ सर्टेन डिस्टेंस है, तो उन पर एक फोर्स अप्लाई होता है। ओके, तो जो फोर्स होता है वो क्या होता है हम देख लेते हैं। तो जो इस पर लगने वाला फोर्स होता है चार्जेस पर, सबसे पहली कंडीशन होती है कि जो दो चार्जेस रखे हुए हैं Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जो चार्जेस रखे हुए हैं एट अ सर्टेन डिस्टेंस, हमने माना है कि वो कितने डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, आर डिस्टेंस पर। तो जो फोर्स होता है, दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है उनके स्क्वायर के इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये दो जो पॉइंट्स हैं इनको बहुत ज़्यादा याद रखना होता है। हमारे कई अभी क्या है कि हमको कूलाम्स लॉ पढ़ने हैं तो ढेर सारे फार्मूले डिराइव करेंगे। पर क्या है कि जब ये जो प्रॉपर्टी बता रहा है, कूलाम्स लॉ यही कहता है कि अगर दो स्टेशनरी चार्जेस एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो जो उन पर फोर्स लग रहा है ना, अगर उन पर फोर्स लग रहा है तो क्या है कि उनकी चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि बस क्या करना है कि जो उनके चार्जेस हैं उनके मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा क्या कंडीशन होता है कि जो उनकी डिस्टेंस है उनके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर चार्जेस रखे हुए हैं, ये हम मान लेते हैं। ओके, ये देखते हैं। तो ये हो गया आपका। अब क्या है कि इन दोनों इक्वेशन को हम एक करेंगे, समेशन करेंगे इनका, तो क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। ओके, अब क्या है कि ये प्रोपोर्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट जब हम हटाएंगे तो क्या होगा, हमको यहाँ पर एक कांस्टेंट मिल जाएगा K, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और ये जो K की वैल्यू होती है ना, वो क्या होती है, K इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10⁹ 9।
और यहीं पर हम लोग देख लेते हैं इसकी यूनिट क्या होती है। यूनिट सारे जो फार्मूले होते हैं उनकी यूनिट पढ़ते रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है कई बार के लिए जिस तरह से बेसिक्स क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट्स को उठा करके ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई भी बेसिक्स एग्जाम में छोड़ नहीं रहे हैं, तो क्या होता है कि जो टिपिकल फार्मूलाज होते हैं जिनकी टिपिकल यूनिट होती है, तो जाहिर सी बात है उनका टिपिकल क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला भी होगा। तो क्या होता है कि अगर हमको इसी तरह से यूनिट याद रहेगी तो डायमेंशनल फार्मूला हम आसानी से निकाल सकते हैं और एग्जाम में आंसर टिक कर सकते हैं। ओके, तो इसकी यूनिट भी मैंने यहाँ पे लिख दी है, तो आप लोग ये भी याद कर लीजिए। तो अब आपका जो फार्मूला फाइनली डेराइव होकर के आता है वो कूलॉम्स का फार्मूला क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, देखिए इसमें आपको सब कुछ पता है कि क्या क्या है। ओके, ये आपका फर्स्ट चार्ज है और ये सेकंड चार्ज है। इन दोनों चार्जेस के बीच क्या है, फोर्स लग रहा है और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है। अब यहाँ पर आपको कुछ अगर नया देखने को मिल रहा है तो क्या मिल रहा है, ओके, ये है आपका एप्सिलॉन नॉट। तो ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये आप ध्यान से देख लीजिए। एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आपके क्वेश्चन में ये क्या लिखा हो सकता है, वैक्यूम। ओके, वैक्यूम का क्या मतलब होता है, जहां पर एयर प्रेजेंट होती है, फ्री स्पेस होता है। ओके, तो ये हो जाता है। अब देखिए क्या होता है, आपके लिए ये जानना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये जो परमिटिविटी है इसकी भी कोई यूनिट होती होगी और इसकी भी कोई वैल्यू होती होगी। तो जो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻²। अब क्या करते हैं हम, इसके बाद इसकी यूनिट को लिख देते हैं, कूलॉम मीटर का स्क्वायर न्यूटन। ओके, अब क्या करते हैं कि ये बहुत बेसिक है और कई बार एग्जाम में ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। तो आप इसको यहीं पर याद कर लीजिए कि इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। तो कम से कम बेसिक्स तो आप छोड़कर मत जाइए, और कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो होती हैं वो अगर हर कोई पढ़ता है तभी याद आती हैं सबको, तो कम से कम बेसिक्स मत मिस कीजिए आप लोग। ओके, तो आपका ये जो डायमेंशनल फार्मूला है m-1 l-3 T4A2। ओके, तो ये हो जाता है आपका डायमेंशनल फार्मूला। इसको याद कर लीजिए, डायरेक्टली आपके ये काम आ जाएगा। अगर एग्जाम में आता है तो आप इसको डायरेक्टली टिक कीजिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, तो जो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स। अभी ये क्या है, ये बहुत बेसिक सी चीज़ होती है, पर क्या होता है इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्या पता आपका इससे ही क्वेश्चन आ जाए। ओके, तो आप ये बेसिक्स ही मत छोड़िए, आप इसको यहीं क्लियर कर लीजिए कि जो वेक्टर फॉर्म ऑफ द फोर्स होता है वो होता क्या है। अभी क्या है, ये एक चार्ज है Q1। ओके, Q1 और Q2 आपके चार्जेस हैं, इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है, R है। मान लेते हैं इन दोनों पर चार्जेस क्या है, पॉजिटिव है। अब क्या है कि हमने देखा कि जो Q2 पर फोर्स लग रहा है किसकी वजह से, Q1 की वजह से Q2 पर जो फोर्स लग रहा है, तो हम कहेंगे फोर्स ऑन टू ड्यू टू Q1। इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, इस डायरेक्शन में हो गई। और जब भी अगर इसको हम कहेंगे तो ये जो डिस्टेंस हो गया कहा क्या हो गया, R1 टू R2। ओके, क्योंकि इस चार्ज की वजह से हमने क्या देखा, इस फोर्स की डायरेक्शन को हम इस डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, एंड इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस वेक्टर फॉर्म में क्या होगी। ओके, और ये फोर्स क्या हो गया, वेक्टर हो गया। तो अब क्या करते हैं, हम इसको लिखते हैं यहाँ पर, तो आपका फोर्स यहाँ पर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का क्यूब R12 वेक्टर। ओके, अभी क्या है कि ये देखिए यहाँ पर ये फार्मूला बन कैसे गया। अब ये डाउट होता है कि मतलब ये कहाँ से डेराइव हो गया, कहाँ से ये फार्मूला बन गया।
तो हम लोग ये चीज़ को देखते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। बहुत सिंपल है। अभी क्या है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सबसे पहले अभी आपने वेक्टर पढ़ लिया होगा या नहीं पढ़ा होगा, तो एक बेसिक सी चीज़ बता देते हैं हम लोग। वेक्टर का बेसिक्स क्या होता है। एक होता है यूनिट वेक्टर। ओके, यूनिट वेक्टर बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। यूनिट वेक्टर में सिर्फ इतना तो हम जानते हैं, जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ओके, मैग्नीट्यूड मतलब होता है किसी भी चीज़ का जो, ओके। और ये क्या करता है, अगर इसका जो मैग्नीट्यूड हो गया 1 हो गया, फिर ये क्या देता है, कोई भी जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो हमको क्या देती है, डायरेक्शन देती है। तो अगर किसी भी स्केलर क्वांटिटी में स्केलर को अगर हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमको क्या मिल जाता है, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। ओके, और वेक्टर होने का क्या मतलब होता है, हमको डायरेक्शन मिल जाती है। तो बस इतना ही मतलब था यहाँ पर ये वेक्टर फॉर्म ऑफ द फोर्स बताने का, कि जैसे अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में दिखाएंगे तो यानी कि अगर ये क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस है, तो जो फोर्स लगा उसकी कोई डायरेक्शन होगी, और डायरेक्शन के लिए हमें वेक्टर देखना होगा। तो बस इस वेक्टर फॉर्म का फोर्स का यही मतलब था। अभी ये आया कहाँ से, किसी भी यूनिट वेक्टर के लिए क्या होता है कि आप उसके वेक्टर को, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए तो आपका क्या बन जाता है, यूनिट वेक्टर। ओके, ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको पढ़ते रहते हैं, और नहीं भी पढ़ा होगा तो आप पढ़ लेंगे। तो ये आपका क्या है, यूनिट वेक्टर है। ओके, किसी भी वेक्टर फॉर्म को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, यूनिट वेक्टर। तो अब ये फार्मूला यहाँ पर आपका सॉल्व करके आ जाता है। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12, ये वेक्टर फॉर्म हो गया। ओके, और ये क्या हो गया, आर का क्यूब। अब आपको ये समझ में आ गया ना कि मतलब ये नीचे आर का क्यूब कैसे आ गया वेक्टर फॉर्म में, और ये क्या हो गया कि ये वेक्टर R12, ये आपका पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर क्या है कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच की पोजीशन दिखा रहा है। सो पोजीशन वेक्टर तो एक वेक्टर होता है ना, तो इसीलिए ये जो होता है आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो ये आप लोग देख लीजिए। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने टॉपिक पर। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल हो जाता है आपके लिए, और बहुत बेसिक्स होता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है क्वेश्चन के एस्पेक्ट से। तो देखते हैं क्या है ये। अगर कोई दो चार्जेस हैं तो क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। अब तक देखिए जितना भी हमने पढ़ा था उसके बारे में हमने क्या कहा कि एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है आपका, ओके, और आपका एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है। इन दोनों के बीच हमने कुछ कहा नहीं ना। इससे पहले हमने यही कहा ना कि वन, ये जो के हमने कहा था Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर, तो जो ये के कांस्टेंट था, हमने कहा क्या कहा था, ये कांस्टेंट किसके लिए है, फ्री स्पेस के लिए है, जब यहाँ पर एयर होती है। लेकिन अगर अब यहाँ पर कोई मीडियम प्रेजेंट हो जाता है तो इन दोनों चार्जेस के बीच कोई मीडियम है, मीडियम कुछ भी हो सकता है आपका। जैसे मान लीजिए अगर दो चार्जेस हमने रख दिए तो उसके बीच में हमने क्या रख दिया, पेपर ला करके रख दिया, या कुछ ऐसा मीडियम जो एयर के अलावा हो, मटेरियल आप कोई इन दोनों चार्जेस के बीच में रख देते हैं, तो क्या फोर्सेस सेम रह जाएंगे, नहीं रह जाएंगे। समझ रहे हैं। ओके, तो अब हमने ये मान लिया, अब हम इसको यहाँ पर ये कंडीशन आप जानेंगे। इससे पहले हमने जो भी पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि दो चार्जेस है उनके बीच में एयर है, कोई मीडियम नहीं। लेकिन अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कूलम्ब इस्लामिक फोर्स के लिए, वो हम पढ़ेंगे कि अगर दो चार्जेस के बीच में मीडियम को हमने फिलअप कर दिया तो देखिए सबसे पहली कंडीशन क्या हो जाती है आपकी, कंडीशन आपकी ये है कि ये जो दो चार्जेस हैं इन दोनों के बीच जो मीडियम को फिल किया गया है वो क्या है, फुल्ली फिल। ओके, फुल्ली फिल्ड। इन दोनों चार्जेस के बीच में कहीं जगह नहीं है, मीडियम को ऐसे ही फिलअप कर दिया गया है, कोई जगह नहीं छोड़ी। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, आर है। ओके, अब अगर ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो जाहिर सी बात है इन पर एक फोर्स, ये इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर फोर्स लगाएगा। ठीक, अब क्या है कि अगर हमने फोर्सेस को
इसमें अप्लाई कर दिया। अब क्या है कि ये जो हमने लिया हुआ है ये कोई मटेरियल होगा, ओके, एयर तो होगा नहीं, एयर नहीं होगा तो क्या होगा, कोई ना कोई मटेरियल होगा, कोई ना कोई ऐसा ऐसा पदार्थ होगा जो इन दोनों चार्जेस के बीच रख दिया गया है। अब हमारा जो फोर्स होगा वो तो वैसे रह नहीं जाएगा, अब वो फोर्स क्या हो जाएगा, मीडियम का फोर्स, ठीक। अब क्या है, इन दो, इसका जो ये है आपका, इस मीडियम, अगर ये कोई मीडियम है तो इसका अपना क्या होगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं कुछ बेसिक चीज। अगर मान लीजिए ये कोई मीडियम है आपका, ओके, लकड़ी है, लोहा है, पत्थर है, कुछ भी है, तो इनका अपना क्या होगा, खुद का एक अपना डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, ठीक। वो हम मान लेते हैं क्या है, के है, इनका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। इससे पहले जो एयर का होता था वो क्या होता था, 1/4πε0, ओके। फिर हम देखते हैं कि अगर, अब क्या है, इसको शॉर्ट में समझना है कि अगर किसी मीडियम में हमने रख दिया है तो जो मीडियम का फोर्स होगा वो एयर के फोर्स से के टाइम घट जाएगा, ओके। तो यहाँ पर आपकी थ्योरी क्या हो जाती है, फोर्स इन मीडियम इज डिक्रीजेस बाय के टाइम इन एयर, ओके। तो ये हो जाता है आपका, तो ये आपका फोर्स, अब इसको डिराइव करिए आप, फोर्स इन मीडियम, एयर का फोर्स क्या होता है आप सब अभी पढ़ चुके हैं, 4πε0, ये जो के है वो, ओके, Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। बहुत सिंपल सा फार्मूला है, इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिए, ओके। तो आपका मीडियम में फोर्स कितना हो जाता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या हो गया, ये तो आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो जाता है। फिर आप अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखेंगे अपने, कि अगर इसके अलावा कोई कंडीशन बनती है तो वो क्या होती है, ठीक। तो दूसरी कंडीशन आपकी क्या बन सकती है, दूसरी कंडीशन आपकी ये बन सकती है, इफ मीडियम इज पार्शियली फिल्ड, ओके। अब पार्शियली फिल्ड होने का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर आपका एक चार्ज Q1 यहाँ पर है, पॉजिटिवली चार्ज हमने मान लिया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R है, ओके। और ये चार्ज क्या है, Q2 है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है। अभी हमने क्या किया कि एक मीडियम है जो फुल्ली नहीं, पार्शियली फिल्ड है, सिर्फ इतनी डिस्टेंस में, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, ओके। ये आपकी पूरी डिस्टेंस हो जाती है यार। अब ये जो मीडियम हमने फिल किया है, मान लीजिए कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है, ओके, तो इसका थिकनेस जो है वो क्या है, T है, और इसका जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ओके, तो यहीं पे लिख देते हैं, ये जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या है, K है। तो ये आपका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाता है। फिर आप ध्यान से देखिए इसको, आपके दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस R है। अब जो आपने मटेरियल फिल्ड किया है इन दोनों के बीच में, उसकी थिकनेस जो क्या है वो T है, ओके। अब क्या होता है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, एक दो कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको यहीं पर देख लेने हैं। ये क्या होता है, एग्जाम में आपके डायरेक्टली आ सकते हैं। तो क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर आपने जो ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा हुआ है, इसकी वजह से ये जो ये T थिकनेस है, ये किसकी डिस्टेंस है, मीडियम की। मान लीजिए अगर आप इसको यहाँ से रिमूव करके इसके बराबर यहाँ पर एयर रखना चाहेंगे, ठीक, आप यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे इस डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, और आप चाहेंगे कि यहाँ पर एयर हो जाए, तो वो एयर की जो इक्विवेलेंट डिस्टेंस होगी, ओके, वो क्या होगी। तो ये डायरेक्ट पूछा जाता है आप लोगों से क्वेश्चन,
और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग यही समझ लेते हैं, जो इक्विवेलेंट डिस्टेंस होगी, इक्विवेलेंट डिस्टेंस इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन एयर। इसका मतलब हो गया कि अगर ये मटेरियल यहाँ पर रखा हुआ है तो अभी इसकी डिस्टेंस कितनी है, टी है, लेकिन अगर इसकी जगह हमको एयर लाना हो तो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी। तो देखिए उसकी जो डिस्टेंस हो जाती है वो हो जाती है, डायरेक्टली आप लोग इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, √k/t। यानी अगर इतने, इसको अगर हमें हटाना है, ये देखिए इसकी थिकनेस टी है, अगर हम इसको हटा करके सोच रहे हैं यहाँ पर हम एयर ला करके रख दें तो हमको कितना इसके लिए स्पेस चाहिए होगा, √k/t, यानी टी से कुछ ज़्यादा ही डिस्टेंस होगी, क्योंकि √k का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। ओके, तो ये आप समझ गए। अब क्या है कि अब हम इसको यहाँ पर देखते हैं, यहाँ के फोर्स के लिए। तो क्या है कि अगर हम इस मटेरियल को हटाते हैं तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका। सबसे पहले आपकी टोटल डिस्टेंस है r, फिर आप कह रहे हैं आपने इस मेटल को यहाँ से हटाया, तो क्या हटाया आपने, ठीक। अब क्या है, इतनी ही एयर यहाँ पर आप रखिए, एयर स्पेस हो गई है आपकी, ठीक। तो आपकी इफेक्टिव डिस्टेंस कितनी हो गई, इफेक्टिव डिस्टेंस। तो दो जो भी, अब जो ये फार्मूला हम लोग लिखते हैं यहाँ ध्यान से देखिए, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K1 इंटू K2 अपॉन R का स्क्वायर। तो जो यहाँ पर आपकी डिस्टेंस होती है ये हमेशा क्या होती है, इफेक्टिव डिस्टेंस होती है, ये कभी मत मिस कीजिएगा आप लोग। ये जो डिस्टेंस दिया होता है दो चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या होती है, इफेक्टिव डिस्टेंस होती है। अब अगर आपने यहाँ पर मटेरियल ला करके रख दिया है तो दो चार्जेस के बीच की इफेक्टिव डिस्टेंस ये तो होगी नहीं, क्योंकि इसको हटाएंगे तो एयर के इक्विवेलेंट इतनी डिस्टेंस आएगी। तो हमने क्या किया इसके लिए कि यहाँ पर इसको हटाया, तो क्या देखिए इतनी थिकनेस को हमने, ये देखिए हमने मटेरियल को हटाया, माइनस करने का मतलब क्या हो, हटाया, फिर हमने एयर के इक्विवेलेंट एयर को ला करके यहाँ पर जोड़ दिया, तो हमको क्या मिल गई, इक्विवेलेंट डिस्टेंस। अब क्या होगा, इस फार्मूले में हम इक्विवेलेंट डिस्टेंस रख देंगे और हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, डेराइव हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन K1 K2 अपॉन R माइनस टी प्लस √KT का स्क्वायर। ओके, तो आपका यहाँ एक अच्छा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आपको यहाँ पर देखिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले हैं, वो आप मार्क कर लीजिए। एक, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अगर दो चार्जेस रखे हुए हैं उनके बीच पार्शियली फील्ड कर देते किसी मटेरियल को, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को, तो एयर के इक्विवेलेंट डिस्टेंस कितनी हुई, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट फार्मूला बन गया। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि उनके बीच की इफेक्टिव डिस्टेंस क्या होगी, तो ये आपका दूसरा फार्मूला बन जाता है। और तीसरा तो ये आपका बन ही जाता है, अगर पार्शियली फिल्ड मीडियम है दो चार्जेस के बीच के लिए तो आपका ये फार्मूला होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अब सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। सुपरपोजिशन ऑफ द फोर्सेस। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सुपरपोजिशन का क्या मतलब होता है। सुपरपोजिशन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपका एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है Q, ओके, और आपके अदर चार्जेस हैं, एक चार्ज यहाँ पर हमने मान लिया Q1 है, ओके, दूसरा चार्ज हमने मान लिया यहाँ पर Q2 है, तीसरा क्या है, Q3 है, और चौथा चार्ज आपका Q4 है। अभी क्या है कि ये Q1 चार्ज की वजह से जो हमने ये चार्ज लिया हुआ है इस पर क्या होगा, इन दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस क्या है, R है, तो इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, हमने मान लिया क्या होगा, F1, ओके। इस चार्ज की वजह से इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, F2। इस चार्ज की वजह से इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, F3। और इस चार्ज की वजह से इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, F4। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए, तो इसको ध्यान से देख लीजिए।
फार्मूले भी बेसिक्स इसमें होता है, पर कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको आसानी से क्वेश्चन निकालने में हेल्प करेंगे, तो वो हम लोग देखते हैं। तो क्या है कि मान लीजिए अगर इसकी वजह से इस पर फोर्स लग रहा है, तो अगर ये चार्ज हो गया तो यहाँ की डिस्टेंस क्या होगी इसकी, कोई एक पार्टिकुलर डिस्टेंस r1 मान लिया हमने, r2 मान लिया, r3 मान लिया और r4 मान लिया। ओके, तो क्या है कि अब इस चार्ज पर क्या है, कोई एक फोर्स तो लग नहीं रहा है, कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं। तो इस चार्ज पर क्या हुआ, एक ही चार्ज पर कई सारे फोर्सेस का क्या हो रहा है, सुपरपोजिशन हो रहा है। तो बेसिकली बस वही पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो अगर इस चार्ज पर कोई एक फोर्स तो लग नहीं रहा है, यानी इस पर लग रहे हैं एक से ज़्यादा फोर्स, तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस Fn। ओके, फिर क्या है कि जनरल कूलम्ब्स लॉ लगाते हुए हम यहाँ पर इनके चार्जेस को रखेंगे और इनके जो भी कांस्टेंट होंगे, कांस्टेंट क्या है, सबका कांस्टेंट सेम है 1/4πε0, इसको कॉमन ले लेंगे। फिर क्या है कि ये Q1 किस पर फोर्स लगा रहा है, दूसरे चार्ज Q पर, इन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है r1 का स्क्वायर प्लस Q2Q अपॉन r2 का स्क्वायर प्लस Q3Q अपॉन r3 का स्क्वायर प्लस Q4Q अपॉन r4 का स्क्वायर। ओके, तो आपके जो फोर्सेस लग रहे हैं, सुपर इम्पोजिव फोर्सेस ऑन वन चार्ज, तो देखिए इस तरह से, अगर मान लीजिए ऐसे इनफाइनाइट ऑफ चार्जेस का सिस्टम हो, एक से बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए क्या होता है कि हम इसका क्या कर लेते हैं, इन सब का सम कर लेते हैं, तो फिर एक सिंपल सा फार्मूला बन जाता है आपका समीशन फार्मूला। ओके, ये जो आपका निशान होता है नहीं, ये इसको कहते हैं समीशन। ओके, तो ये आपका समेशन हो गया। तो समेशन ये आपका कांस्टेंट हो जाता है अगर n चार्जेस, आपके ये n दिखाता है कि आपके पास n चार्जेस का सिस्टम है, और फिर ये आपका हो जाता है एक चार्ज जिस पर आपके ये Q चार्ज हो गया, ओके, जिस पर ये सारे फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, और QI इनिशियल चार्जेस हो जाते हैं, और ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। ओके, और ये हो जाता है आपकी डिस्टेंस, और ये 1 नहीं होगा। ओके, ये सिर्फ चार्जेस के बीच की डिफिनेट डिस्टेंस होगी। राइट, तो ये आपका सुपर इम्पोजिशन होता है, जो कि ये बेसिक फार्मूला हो गया। फिर इसके कुछ और भी फार्मूलाज होते हैं जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सुपरपोजिशन ऑफ द चार्जेस के लिए ये एक चार्ज हमने मान लिया, ओके, ठीक। अब यहाँ पर मान लीजिए इसकी वजह से यहाँ कुछ डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा हुआ है Q1, और यहाँ पर इससे कुछ डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा हुआ है Q2। तो देखिए अगर इस चार्ज की वजह से इस पर फोर्स लग रहा है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ओके, ये हो जाता है आपका फोर्स F1, और ये चार्ज अगर है तो इसकी वजह से हम क्या कहते हैं, आपका फोर्स लग रहा है F2, इसको हम कह देते हैं आपका ये Q1 है, और इतनी डिस्टेंस पर ये रखा हुआ है चार्ज आपका Q2 है। ओके, तो इस चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स ये और एक फोर्स ये, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। अब इस चार्ज सिस्टम के जो आपको सिस्टम ये देख रहा है, इसकी वजह से जो नेट फोर्स होगा ये क्या हो जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F2 F1 F2 cos थीटा। ये आपका क्या हो गया, सिंपल सा वेक्टर एडिशन हो गया। ये क्या होता है हमारा, वेक्टर जब पढ़ते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, रिजल्टेंट कहते हैं। ओके, और ये क्या होता है, एक वेक्टर ये होता है, दूसरा वेक्टर ये होता है। ओके, तो ये हमारा रिजल्टेंट हो गया। तो इसका मतलब हुआ रिजल्टेंट क्या है कि एक फोर्स है, इस पर दो अदर चार्जेस की वजह से जो भी फोर्स लग रहे हैं, तो इनका कोई रिजल्टेंट फोर्स होगा, ये F1 हो गया, F2 हो गया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स के लिए ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो जाता है आपका। तो इससे रिलेटेड अभी कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम लोग कवर करेंगे, तो आपके क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट हैं और भी क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं हम अब तक का जो भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा कूलम्ब्स लॉ में,
जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट थे और क्वेश्चन भी बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही बनते हैं। तो अब हम वो क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। क्या है वो क्वेश्चन? तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है, ये देखिए, टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट एंड 20 यूनिट, ये बस चार्ज का कोई एक यूनिट दे दी गई है, आर सेपरेटेड बाई ए सर्टेन डिस्टेंस, नाउ बोथ आर चार्जेस ब्रॉट टू कॉन्टेक्ट एंड अगेन सेपरेटेड टू द इनिशियल पोजीशन। तो क्या है कि अभी आप कूलम्ब्स लॉ पढ़े तो बिल्कुल रिकॉल करते रहिए सारी चीज़ों को, इन सारे क्वेश्चन को। अगर आपकी डिस्टेंस नहीं चेंज है, ये देखिए फार्मूला आपका क्या बनता है, 1/r का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी डिस्टेंस नहीं चेंज हो रही है, सिर्फ आपकी चार्जेस चेंज हो रहे हैं, तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगाइए। ओके, आपको पूरा फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, जब भी आपकी डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, सिर्फ चार्ज चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपका देखिए, एक है 10 यूनिट चार्ज, दूसरा है 20 यूनिट चार्ज। तो इस पर फोर्स कितना लग रहा है, कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो 10 इंटू 20। अब मान लेते हैं इनकी डिस्टेंस क्या है, आर है। फिर क्या किया गया, ये आपकी पहली कंडीशन हो जाती है। ओके, फिर आपकी दूसरी कंडीशन ये हो जाती है कि ये दोनों चार्जेस जो रखे गए ना, इनको क्या किया, टच कराया गया। टच कराया गया करने का मतलब क्या होता है कि अब अगर इनको टच कराया जाएगा तो चार्जेस क्या होते हैं, ट्रांसफरेबल होते हैं, तो चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, अब अगर चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा तो अगर इसके पास ये देखिए 10 है, इसके पास 20, अगर इसके पास एक्सेस चार्जेस है तो ये क्या करेगा, इसको दे देगा। यानी टोटल जब भी चार्जेस ट्रांसफर हुए तो चार्जेस की तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, एडिटिव होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है चार्ज की प्रॉपर्टी ना, चार्ज एडिटिव होते हैं। और क्या करते हैं हम उनको, सिंपल एल्जेब्रिक सम होता है उनका, तो जोड़ लीजिए सिंपल एल्जेब्रिक। ओके, तो ये क्या हो गया आपका 30। लेकिन ये क्या 30, ये आपका एक सिस्टम है, जब आपने इन्हें टच करा करके रखा है तो ये आपका एक सिस्टम बन गया। इस पर टोटल चार्ज कितना आ गया, 30 यूनिट। अब मान लीजिए आप इनको अलग अलग करते हैं, इन दोनों स्फेयर को, इनको अलग कर दिया, इनको अलग कर दिया। ओके, तो फिर से चार्जेस कितने हो जाएंगे, अगर आइडेंटिकल स्फेयर हैं, सेम साइज के हैं, तो बराबर बराबर चार्जेस भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अगर 30 चार्ज है तो 15 यूनिट इसके पास, 15 यूनिट इसके पास हो गए। तो अब आपका जो नया सिस्टम बन गया, वो क्या हो गया कि अब जो चार्जेस हैं उनको टच कराया गया और फिर से उतनी ही डिस्टेंस पर रख दिया है। यानी यहाँ आपकी डिस्टेंस क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही है। ओके, बहुत ध्यान देने वाली बात ये होती है कि देखिए, अगर आप सारे फार्मूले को अप्लाई करते हो, डिस्टेंस लिखते हो, तो आपका फार्मूला क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। लेकिन आपका जो कूलम्ब्स लॉ है ये कहता है कि जो चार्जेस के बीच फोर्स लग रहा है उनके चार्जेस के मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, अभी यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस पर तो डिपेंड कर नहीं रहा है, क्योंकि हम डिस्टेंस को चेंज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर डिस्टेंस को हम लिखेंगे नहीं। तो आपका जो F1 है, देखिए F1 आपका क्या था कि दो चार्जेस थे सिंपली, Q1 Q2, क्या था 10 इंटू 20। फिर दूसरी बार जब आपने चार्जेस को टच कराया और उनको सेपरेट कर दिया तो देखिए यहाँ पर चार्जेस कितने कितने डिस्ट्रीब्यूट हो गए, 15 इंटू 15। तो आपका क्या हो गया, 2 4 3 3। आपने इसे सॉल्व किया, आपका आंसर 8/9। ओके, अभी यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा अटेंशन दीजिएगा कि इतना ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले तो थोड़ा लेंदी दिख रहा है। दूसरी बात, मैंने इसको थोड़ा लेंदी बता भी दिया है कि इतना सारा सिस्टम है। तो देखिए, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना, तो इन सब क्वेश्चन को करने का कोई मतलब नहीं होता है। ये सब फिंगर टिप के क्वेश्चन होते हैं, आपने देखा और क्वेश्चन को सॉल्व किया। मैक्सिमम 10 मिनट के ये क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन किसी भी क्वेश्चन को आप अगर कम टाइम में सॉल्व करना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप अपने कॉन्सेप्ट्स को मिस मत होने दीजिए। अभी यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले चार्ज की ही प्रॉपर्टी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पर दो स्फीयर है, आपने उन्हें टच कराया, चार्ज क्या होंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। अब अगर ट्रांसफर हो गए तो चार्जेस क्या होते हैं, एडिटिव इन नेचर होते हैं। आपको कॉन्सेप्ट है तो आपने क्या किया, चार्जेस का सम कर दिया तो 30 हो गए। फिर क्या है, अगर आइडेंटिकल स्फीयर है तो चार्जेस बराबर बराबर बढ़ जाएंगे। सिंपल है ना। तो आपको अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका देखिए क्वेश्चन कैसे 8 या 4 सेकंड में निकल जाता है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये हो गया आपका आंसर, टिक कीजिए। ये देखिए आपका क्वेश्चन कैसे सेकंडों में निकलता है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। अगर आप इससे पहले जो हमारा वीडियो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, उसमें मैंने बस उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को लिया है जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो सकें और जो इम्पोर्टेंट हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए ना, बिल्कुल सिंपल है। आपका पहला फोर्स है
10 इंटू 20, हम यहाँ डिस्टेंस को मेंशन ही नहीं करेंगे भाई। क्यों? इसलिए कि डिस्टेंस पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है, तो डायरेक्ट चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। हमने पहले देखा 10 इंटू 20, फिर हमने चार्जेस बांट दिए 15 इंटू 15, तो ये हो गया आपका 2 4 3 3 8/9। कितना टाइम लगा आपका? सिर्फ एक टाइम लगा। आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आपने चार्जेस को मुश्किल से 4 सेकंड में बांट लिया। 4 सेकंड में आपने दिमाग लगाया, आपका चार्ज बढ़ गया, बस सीधा आपने फार्मूले रख दिया, आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया। ओके, अभी ऐसे ही कुछ और भी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो और आप ये बेसिक क्वेश्चन को बस ऐसे ही जल्दी जल्दी करना सीख जाएं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर कुछ नहीं करना है। इन्होंने कहा 2 आइडेंटिकल स्फीयर है। अब 2 आइडेंटिकल का मतलब समझ जाइए, ये क्या है? इक्वल स्फीयर है। एक पर क्या है? चार्ज 12 है, दूसरे पर क्या है? -8 कूलम है। केप्ट एट सर्टेन डिस्टेंस इन एयर, दे आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट एंड देन केप्ट एट सेम डिस्टेंस। अभी क्या है? फिर से डिस्टेंस नहीं चेंज हो रही, यानी यहाँ पर आपका डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है ही नहीं है। बस आप कूलम्स लॉ को फॉलो कर दीजिए, यानी आपका फोर्स सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? चार्ज पे। जाहिर सी बात है ना, आप डिस्टेंस को तो चेंज ही नहीं कर रहे हैं। चेंज क्या कर रहे हैं? सिर्फ आपका चार्ज। और वो चार्ज कैसे चेंज हो रहा है, बस ये दिमाग लगाना है आपको। अगर आपका चार्ज कैसे चेंज हो रहा है, कैसे सम हो रहा है, कैसे एडिशन हो रहा है, बस इन्हीं सारे चार्ज की प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए करिए। देखिए 2 सेकंड में आपका ये निकल जाता है। 2 सेकंड क्या होगा? ये हो गया आपका 12 कूलम, ये हो गया -8 कूलम। अभी इनको टच कराएंगे तो क्या होगा? ये माइनस, ये प्लस। एडिटिव नेचर चार्जेस का क्या होता है? सिंपल एल्जेब्रिक सम। ओके, तो ये क्या माइनस में ये चार्ज, कितना आ गया आपका चार्ज? 4। अब ये क्या हो गया? एक सिस्टम हो गया। आपने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया, ये एक सिस्टम है। अब क्या है? आप इन्हें अलग अलग करेंगे। एक स्फीयर यहाँ गया, एक स्फीयर यहाँ गया। टोटल चार्ज पर कितना है? 4, तो 2 और 2, सिंपल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब कुछ नहीं करना है आपको। ये देखिए, आपका पहले जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? एक चार्ज 12 है, दूसरा चार्ज आपका 8 है। ओके, और आपका जो दूसरा फोर्स लग रहा है, डिस्टेंस तो हमको चेंज नहीं करनी है, तो डिस्टेंस को ध्यान में नहीं रखना। और मान लीजिए अगर आप डिस्टेंस को रख भी रहे हो, हमने मान लिया ये r डिस्टेंस हो गई, ठीक। और यहाँ पर आपके 2 इंटू 2, और इनका क्या हो गया? r। जब आपकी डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रही भाई, तो या तो आप लिखो या तो उसको लिखो ही नहीं, कट तो वैसे भी जाएगा ना। तो देखिए आपका आंसर आ गया F1 F2 24:1। सॉल्व। ये सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही करिए, बिल्कुल टाइम नहीं लगता इन सारे क्वेश्चंस में, बस आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए बस। और बाकी तो जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमने आपको दे ही दिए। ये सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट इससे पहले वाले वीडियो में आपको चार्ज प्रॉपर्टी में बता ही चुके हैं। आपको चार्ज प्रॉपर्टी आ रही है तो आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, आपका फोर्स आ गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऐसे ही शायद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये, तो देख लेते हैं। ये देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए आ गया। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा लेवल आपका बढ़ता जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे आसान क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। ओके, तो क्या है कि आपके पास 2 स्फीयर हैं कंडक्टर, एक बी स्फीयर आपके पास, एक सी स्फीयर। इक्वल रेडियस का मतलब होता है आइडेंटिकल इन साइज। तो जब भी कहीं आइडेंटिकल इन साइज हो तो आपका दिमाग ये चलना चाहिए कि जब भी चार्जेस बटेंगे ना बाद में, तो इक्वल चार्जेस आएंगे उन पर। ये दिमाग होना चाहिए। इसी क्वेश्चन में हर सारी हिंट इसीलिए दी होती है। ओके, एंड कैरिंग इक्वल चार्जेस रिपेल ईच अदर। अगर दोनों को रिपेल कर रहे हैं तो आप जान रहे हैं क्या है कि दोनों चार्जेस पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। ओके, विद द फोर्स केप्ट एट सम डिस्टेंस, एक डिस्टेंस इन्होंने दे दी है। एंड थर्ड स्फेरिकल कंडक्टर हैविंग सेम रेडियस एज दैट ऑफ बी बट अनचार्ज, इट इज ब्रॉट कॉन्टेक्ट टू द बी, then brought in contact with the C and finally removed away, then force of repulsion between them। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है कि आपके पास स्फीयर हैं B और C। ओके, ये आपके पास B है, ये आपके पास C है। इन दोनों के बीच की कोई डिस्टेंस मान लेते हैं हम, सर्टेन डिस्टेंस क्या है? R है। अभी क्या है, मान लीजिए इन दोनों कहा इस पर चार्जेस क्या है? सिमिलर है, तो हमने कहा इसको Q चार्ज दे दिया और इसको भी Q चार्ज दे दिया। Q और Q सिमिलर चार्जेस हो गए। अभी ये कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग ये करना है, आपने पढ़ रखा है कि एक स्फीयर है A, इस पर क्या है? आपका चार्ज है 0, मतलब ये अनचार्ज है। ओके, अब ये अनचार्ज है तो क्या किया हमने? इसको इससे टच कराया। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमने इसको टच कराया तो क्या होगा कि चार्ज फ्लो करेगा, तो ये एक सिस्टम बन गया ना। तो इन दोनों स्फीयर के सिस्टम पर टोटल चार्ज कितना है? इस पर तो 0, इस पर Q, तो टोटल सिस्टम का चार्ज क्या हो गया? Q। ओके, अब अगर हम इसको सिर्फ अलग अलग करते हैं इन दोनों स्फीयर को, ये क्या हो गया? Q। ये A स्फीयर हो गया आपका। ओके, ये आपका क्या हो गया? B स्फीयर हो गया।
अब आपके पास चार्जेस कितने थे, क्यू। अब मैंने बताया ना, अगर आइडेंटिकल स्फीयर होते तो चार्जेस बराबर बराबर क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इस पर क्यू बाई टू। अब क्या हो गया कि फाइनली जो ये स्फीयर हो गया, अब आप यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको डिस्कनेक्ट कर दिया। ओके, तो देखिए हमने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया। अब अगर डिस्कनेक्ट कर दिया तो देखिए इस पर चार्ज कितने आ गए, हमने इनको रखा था डिस्कनेक्ट किया, अब इस पर चार्ज कितना आ गया, क्यू बाई टू। अब देखिए फिर ये कंडीशन कह रहे हैं, जब हमने इसको ऐसा करने के बाद फिर हम इसको किससे टच करा रहे हैं, सी से। ओके, अब अगर सी से टच करा रहे हैं तो फिर से क्या सिस्टम बनेगा, आपके पास एक स्फीयर सी है और आपके पास एक स्फीयर ए है। इस पर चार्ज कितना है, क्यू बाई टू। आप समझ गए इस पर चार्ज कैसे क्यू बाई टू आया। और ये जो सी है हम पहले ही कह चुके हैं, इस पर चार्ज क्या है, क्यू है। अब फिर क्या करना है, इसको हमने टच कराया तो ये क्या हो गया, एक सिस्टम बन गया। ये सिस्टम अगर बन गया तो चार्ज एडिटिव होता है, तो चार्ज ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 क्यू बाई टू। अब क्या कर रहे हैं हम, इसको चार्जेस को सेपरेट कर रहे हैं। ओके, अब चार्जेस को सेपरेट कर रहे हैं, आइडेंटिकल स्फीयर हैं तो क्या हो जाएंगे, अब फिर से चार्जेस बराबर बराबर बढ़ जाएंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, आधा चार्ज इधर चला जाएगा, तो 3/2 का आधा कितना होगा, 3 क्यू बाई 4 और 3 क्यू बाई 4। ओके, अब देखिए आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया और आपका आंसर आ गया। तो देखिए पहले सिस्टम जो था, जो फोर्स लग रहा था, तो देखिए जो आपका पहला सिस्टम बना हुआ था यहाँ पर, इसके पास चार्ज था क्यू और इसके पास चार्ज कितना था, क्यू। तो जो आपका फोर्स आ गया वो क्या आ गया, क्यू इंटू क्यू, इनके बीच की डिस्टेंस है r²। अब यहाँ पर ये देखिए, जब हमने ये सिस्टम बनाया, ये आपका जो नया सिस्टम बन रहा है, यहाँ पर जो आपका नया सिस्टम बन रहा है, ये जो सी है, अब सी पर फाइनल चार्ज कितना हो जा रहा है, 3 क्यू बाई 4 है ना भाई। देखिए ये आपका सी स्फीयर है और आपका ये ए स्फीयर है, तो आपके सी पर फाइनल चार्ज कितना हो गया, 3 क्यू बाई 2। और आपका जो ये बी स्फीयर है, ये देख रहे हैं, इस पर चार्ज कितना है, पहले ही आपको पता चल चुका है, क्यू बाई 2। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो तो चेंज नहीं की जा रही है। तो अब जो नया फोर्स होगा, हमने मान लिया क्या होगा, एफ डैश हो गया। तो इसके लिए क्या करेंगे, 3 क्यू बाई 4 इंटू क्यू बाई 2। तो आपका ये फोर्स बन गया, ये क्या हो गया, 3 क्यू का स्क्वायर बाई 8। अब इन दोनों का रेशियो ले लीजिए और अपना फोर्स निकाल लीजिए। ये हो गया आपका पहला फोर्स, ये हो गया आपका दूसरा बाद वाला फोर्स। ये क्या हो गया, क्यू का स्क्वायर अपॉन 3 क्यू² बाई 8। तो आपका फोर्स आ गया 8/3। तो आपका जो नया फोर्स आ गया, एफ डैश 3/8 एफ। ओके, इन क्वेश्चंस को हमें करने में तो टाइम लग रहा है, पर अगर आप इन सारे कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो फिर मैक्सिमम आपके 15 सेकंड लगते हैं ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। तो कोशिश कीजिए कि जो भी कॉन्सेप्ट हम इसमें बता रहे हैं वो आप क्लियर कर लीजिए, जिससे आपके क्वेश्चन भी अच्छे क्वेश्चन और अच्छी तरह से निकल जाए। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं आपके। अब आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके अलग अलग हो रहे हैं, हर क्वेश्चन में आपका अलग अलग कॉन्सेप्ट है, बट सिंपल कॉन्सेप्ट है, पर क्वेश्चन आपके ऐसे ही आते हैं। समझ रहे हैं, आपके ये सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट जो हैं, बस यही आप बिल्डअप करते रहिए। बस यही सारे होते हैं, जब भी आपको कोई बड़ा सा क्वेश्चन मिलता है तो यही सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं, बाकी कहीं से अलग कोई कॉन्सेप्ट आता नहीं है। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। ये आपके पास दो स्फीयर हैं, उस पर चार्जेस कितने हैं, 6 माइक्रोकूलम 9 माइक्रोकूलम, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d, एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ रिपल्सन F when charge -3 कूलम is given to both sphere kept at same distance as before, द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन। देखिए अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व कराए हैं, वहाँ पर क्या है, आपकी डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, और कूलम्स लॉ का जो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। तो जब भी डिस्टेंस आपकी चेंज नहीं हो रही तो आप डिस्टेंस के बारे में सोचिए नहीं, बस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए। तो ये देखिए, सबसे पहले आपका पहला कंडीशन क्या बनता है कि आपका एक चार्ज ये और ये एक डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, ये 6 माइक्रोकूलम है, ये 9 माइक्रोकूलम है। ओके, अब इस पर जो फोर्स लगेगा, देखिए कुछ नहीं है, 6 × 9, खत्म आपका एक केस। फिर दूसरा केस क्या कह रहा है आपका इसने कहा कि ये देखिए -3 माइक्रोकूलम का जो चार्ज है, इस पर भी अप्लाई किया जा रहा है और इस पर भी अप्लाई किया जा रहा है। तो क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टी आप जान रहे हैं, सिंपल समय से इनको आपने क्या किया, ऐड किया, तो यहाँ पर कितना हो गया, 3 माइक्रोकूलम चार्ज हो गया आपका, और यहाँ पर आपने किया तो क्या हो गया, 6 माइक्रोकूलम। तो आपका मान लीजिए अब दूसरा जो फोर्स होगा वो एफ डैश होगा। एफ डैश के लिए आपका क्या चेंज हो रहा है, चार्जेस, 3 × 6। अब आप इनका डिवाइड कर दीजिए और आपका आंसर 6 × 9/3 ×
6 ओके। तो आपका जो फोर्स आ गया एफ डैश एफ बाई 3, सिंपल। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब अगर आपने सब कुछ पढ़ ही लिया है तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं इस क्वेश्चन को। कॉन्सेप्ट्स आपके वही हैं, बस आपको सिर्फ अप्लाई करना है, और अगर अप्लाई करना है आपको तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो लेना ही चाहिए ना। ये देखिए, आपका एक सिस्टम है, ये है आपका एक मास है, और एक मास के राउंड ये कर क्या रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ओके, तो ये जो रिवॉल्व कर रहा है उसका मास जो है m1 है और चार्ज q1 है, और जो चार्ज सेंटर पर रखा हुआ है मास m2 है और q2 है। ओके, तो क्या है कि अगर कोई भी मास किसी एक सेंटर के अबाउट रिवॉल्व कर रहा होता है तो उसके लिए ज़रूरी क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ये प्रोवाइड कहाँ से हो रहा है, तो आप सभी जान रहे हैं कि मान लीजिए कि ये जो यहाँ पर ये मास है, इधर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा इसको क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आप इस पे फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और अपना आंसर निकालिए। तो आंसर निकालने के लिए क्या होता है कि अगर आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 Q2, तो फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस दोनों चार्जेस के बीच क्या, उनकी रेडियस। और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स आप जान रहे हैं, अगर किसी बॉडी का मास m है और किसी सर्किल के अराउंड मूव कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हो जाता है आपका ये। ओके, फिर आप इसको सॉल्व करते हैं, आपका ये फार्मूला बन जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, तो आपका फॉर्मूला हो गया सिंपली Q1 Q2 4πε0 mr, ये आपकी वेलोसिटी। अब ये कह रहा है कि आप बताइए वेलोसिटी और टाइम पीरियड में रिलेशन क्या है, तो हम सभी जानते हैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/v। अब आप इसको सॉल्व करते हैं, फार्मूला रखते हैं, तो आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस थोड़ा अप्लाइड है। ओके, ये देख लीजिए, इसमें क्या होता है कि ये अप्लाइड है पर इसमें क्या है आपका कॉन्सेप्ट है, इसीलिए बस मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराना चाहता हूँ। है तो इसमें काफ़ी कुछ अप्लाइड, पर इसमें आपका एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट बन जाएगा, इसलिए मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व कराना जरूरी समझ रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या है कि एक चार्ज है, उसको हमने डिवाइड किया दो ऑब्जेक्ट पर, तो द वैल्यूज ऑफ द चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट दैट फोर्सेस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट कैन बी मैक्सिमम। तो इस चार्ज को हमने, मान लीजिए एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, हमारे पास सिर्फ चार्ज कितना है Q, इस चार्जेस को हमने इन दोनों बॉडी को देना है। अब कितना कितना चार्ज हम इन पर डिस्ट्रीब्यूट करें कि जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। तो कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और इन दोनों पर जो चार्जेस होते हैं उनके मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली पर। तो चार्ज को हमें ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि फोर्स मैक्सिमम हो। तो हमने माना कि इस वाले स्फीयर को हमने इससे क्या चार्ज दे दिया, Q। तो अब इस पर चार्ज कितना बचा, इसमें से Q माइनस कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। ओके, अगर इस चार्ज से हमने Q चार्ज इसको दे दिया तो बचा तो इतना ही, तो इसका फोर्स क्या हो गया कि Q माइनस Q, एक चार्ज ये है और दूसरा चार्ज आपका ये है, अपॉन R का स्क्वायर। तो देखिए क्या होता है, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं तो आप करिए dF बाई dQ इज इक्वल टू 0। मैक्सिमम फोर्स के लिए ये फॉर्मूला होता है आपका। अब क्या है कि जो आपका यहाँ पर F है, K इंटू Q माइनस Q अपॉन dQ इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाता है आपका, Q स्मॉल q माइनस Q का स्क्वायर। अगर आपको थोड़ा सा भी डिफ्रेंसिएशन का आइडिया होगा तो आप समझ जाएंगे इसको। देखिए Q डी क्यू, वेरिएबल आपका Q है तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, इसकी पावर 1 है तो ये क्या हो गया 1 Q माइनस, अब ये क्या है, इसका पावर कितना है 2, तो 2 को आगे लेकर के आएंगे और -1, डिफ्रेंशिएशन जनरल रूल है, तो ये क्या हो जाएगा 2Q इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो Q इज इक्वल टू क्या आ गया,
Q/2। ओके, तो अब चार्जेस कितने देने हैं, तो देखो ये स्मॉल q हमने इस पर दिया था, तो इस पर चार्ज कितना आ गया, कैपिटल Q/2। और देखो इस पर चार्ज कितना था, देख लो यहीं पर q माइनस स्मॉल q, और स्मॉल q की वैल्यू कितनी है, Q/2। q माइनस Q/2 इज इक्वल टू कितना आ गया, Q/2। ओके, तो देखो इस चार्ज पर स्फीयर कितना चार्ज आ गया, Q/2, और इस पर भी कितना आ गया, Q/2। तो इन दोनों पर चार्जेस जो भी हैं, जितने भी चार्ज हमने दिए हैं, उसका हम क्या कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आधा आधा चार्ज। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं था, ट्रिक क्या थी वो मैं आपको बताता हूँ। ये स्फीयर हो गया आपका। ओके, अब देखिए इन पर जर्नल ऐसे ही डेली लाइफ वाला हम लोग कुछ अप्लाई करते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट ये समझ सकें कि कैसे चार्जेस बराबर डिवाइड होंगे तभी फोर्स मैक्सिमम होगा। जैसे हमने मान लिया कि इस पर हमने क्या अप्लाई किया, 8 कूलाम का चार्ज हमने इसको दिया। ओके, 8 कूलाम का चार्ज हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें कि फोर्स इस पर मैक्सिमम हो, तो हम जानते हैं जो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। ओके, तो इस चार्ज पे हमने मान लिया Q1 है और इस पर Q2 चार्ज दिया। अब देखो हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, अब 4 को कैसे, ये जो 8 है आपके पास, इसको कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमने कहा कि हमने इसको 2 दे दिया, इसको 6 दे दिया, कितना हो गया, 8 हो गया। तो क्या हुआ, अब इनका मल्टीप्लीकेशन करिए, 2 इंटू 6 क्या हो गया, 12 न्यूटन, मतलब जो फोर्स है आपका 12 यूनिट आई। अब क्या किया कि हमने कहा कि इसको हम 3 चार्ज दे देते हैं, और इसको क्या करते हैं हम लोग 5 चार्ज दे दिया। ओके, 3 एंड 5 कितना हो गया, 8 हो गया, चार्ज तो वही है, बस देखिए हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हैं। फिर क्या कंडीशन बनती है, 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। फिर हमने क्या किया, अब क्या है कि अब इसको 4 दे दिया, इसको 4 दिया, 4 एंड 4 कितना हो गया, 8। अब 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर से हम अप्लाई करते हैं क्या, अब मान लीजिए कि हमने इसको कितना दे दिया, 5 दे दिया, और इसको कितना दे दिया, 3 दे दिया। अब इनका मल्टीप्लीकेशन करिए, क्या आता है, 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15। अब देखिए आपने जो भी सिस्टम बनाया, ये सिस्टम आपने ही बनाया कि हमने चार्ज इसको ऐसे ऐसे देना है। फिर आप खुद देखिए कौन सी कंडीशन में चार्ज मैक्सिमम हो रहा है, 12, 15, 16, 15। तो ये देखिए ऐसी कंडीशन बन रही है जहां पर आपका फोर्स मैक्सिमम हो रहा है। तो आपको जब भी ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जो भी चार्जेस दिए हों बस बराबर बराबर चार्जेस आप स्फीयर पर दे दीजिए, आपका फोर्स मैक्सिमम होगा। बस इतना सा मतलब था इस क्वेश्चन को बताने के लिए। ओके, अब सुपर पोजिशन ऑफ द चार्जेस के कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि उसका फार्मूला पढ़ा है, उसके कॉन्सेप्ट भी पढ़े हैं, तो फिर यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी इस फार्मूले को हम कवर कर लेते हैं। सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, पर आपके कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको समझने हैं। अब देखिए कि ये जो आपका चार्ज Q, तो देखिए आपके सेंटर पर जो ये चार्ज रखा हुआ है, ये चार्ज Q है। तो देखिए अगर ये चार्ज Q है, तो ये देखिए दूसरा चार्ज रखा हुआ है, इस चार्ज की वजह से इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, दोनों चार्ज पॉजिटिव रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, तो ये इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। ओके, अब देखिए ये नीचे की तरफ नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, तो इस चार्ज की वजह से इस जो कैपिटल Q दिख रहा है, इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, इसी डायरेक्शन में, क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो अपनी तरफ खींचेगा, और ये इसको रिपेल करेगा तो अपने से दूर भेजेगा। ओके, फिर सेम सिस्टम यहाँ पर बनता है। ये देखिए ये कैपिटल Q चार्ज है, तो ये माइनस चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और ये देखिए ये प्लस Q है, और ये देखिए प्लस में चार्ज है, और ये भी प्लस में है, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। तो देखिए आपका सिस्टम क्या बन गया, अगर ये फोर्स आपका F है और ये आपका फोर्स F है, तो देखिए दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, सेम है, क्योंकि रेडियस क्या होती है, सेम होती है। और देखिए सिर्फ आपके चार्जेस कैसे चेंज हो रहे हैं, तो ये आपका एक फोर्स F हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r का स्क्वायर। देखिए सेम चार्जेस यहाँ भी तो हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल जो फोर्स ये लग रहा है वही फोर्स ये भी लग रहा है, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना लग रहा है, 2F लग रहा है। वैसे ही इधर देखिए एक फोर्स F हो गया, एक फोर्स F, ये दोनों फोर्सेस सेम है, मैग्नीट्यूड से सेम है ना, तो ये क्या हो गया, 2F हो गया। फिर देखिए आपने अभी अभी पढ़ा है जो फार्मूला, अभी ये सिस्टम कैसा बन रहा है, देखिए एक चार्ज यहाँ पर है आपका, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर, ये देखिए 2F ये हो गया, 2F ये हो गया। आप डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, कुछ नहीं करना है आपको, 2F का स्क्वायर प्लस 2F का स्क्वायर प्लस 2F
एफ कॉस 90 डिग्री। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो ये पूरा वैल्यू क्या हो गया आपका? 0 हो गया। ओके, तो ये क्या हो गया? एफ नेट जो फोर्स आपका आ रहा है, आपने इसे सॉल्व किया अंडर रूट एफ। ओके, तो ये एफ नेट आपका फोर्स हो गया अंडर रूट एफ। और एफ आप जान रहे हैं, एफ की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 एंड कैपिटल Q अपॉन आर के स्क्वायर। आप अपना आंसर टिक कीजिए। ओके, ये सुपरपोजिशन के कॉन्सेप्ट के लिए फॉर्मूला था जो मैंने आपको बता दिया, इसे सॉल्व कर लीजिए। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन जो हैं ये हो जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहीं पर, बहुत सिंपल है, सिर्फ फार्मूले की ज़रूरत है। वो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा नहीं है पर मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। ये देखिए, ये कोई ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सब पे जो क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 डिग्री 60 डिग्री। अब क्या है, यहाँ पर एक चार्ज Q है, दूसरा चार्ज भी Q है, तीसरा चार्ज भी Q है। अब अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ये जो चार्ज है इस पर नेट फोर्स कितना है, तो देखिए इस चार्ज की वजह, अगर ये सारे चार्जेस क्या है? पॉजिटिव है, तो क्या करें? रिपल्सिव फोर्स है, तो ये चार्ज इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा और ये चार्ज इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। ओके, तो ये देखिए इसके सामने का एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन हो जाता है इसको सॉल्व कैसे करना है। तो मान लीजिए ये F1 फोर्स लग रहा है, ये F2 फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। ओके, और अगर देखिए ये क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इनके आर्म्स भी जितने होंगे सेम होंगे। ओके, तो ये फोर्सेस भी क्या होंगे? सेम होंगे, यानी F1 और F2 क्या होगा? इक्वल होगा। तो आपका फार्मूला बन जाएगा एफ नेट अंडर रूट एफ का स्क्वायर प्लस 2 cos 60 डिग्री। ओके, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका फार्मूला आ जाता है अंडर रूट 3f। अगर आपकी ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ पर फार्मूला रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। बस ये आपका एप्लीकेशन है बस, और कुछ भी नहीं है। तो ऐसे भी और भी एप्लीकेशन आप लोग करते रहिए, और भी जितने इंपॉर्टेंट फार्मूला भी हैं उनको याद करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। और इन सारी बेसिक चीज़ों को तो बिल्कुल भी मत छोड़िए, ये मेरा सजेशन है। और बाकी हायर क्वेश्चन करने के लिए कहीं अलग से कुछ भी नहीं करना होता है, बस इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर के आपके कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और अगर आप अपना बेसिक्स नहीं छोड़ते हैं तो आई एम श्योर आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। सो मेरा पर्पज़ हमेशा यही रहेगा कि आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स कहीं ना जाएं, जितने भी बेसिक्स फार्मूले उनको कैसे अप्लाई करना है आप लोग ये सब सीखते रहें। और ये सब कुछ सीखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही कुछ बेसिक्स चीज़ों को लेकर के उनके एप्लीकेशन, फार्मूलाज और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हम आप लोगों के सामने लाते रहेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।